अम्ब्रेला अकेडमी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे नंबर 5 जब फ्यूचर के अंदर था तो उसे अपने सामने सब कुछ बर्बाद हुआ दिखा था। साथ ही में उसका एक भी भाई बहन जिंदा नहीं था। अगर उसे बस एक चीज मिली थी तो वो अपने भाई लूथर के हाथ में एक आई बॉल, और इसी चीज के बारे में उसे पता लगाना था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में पता चला था कि एलिसन और बाकी सारे भाई बहन वान्या से चिढ़ते थे, यानी कि वो उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वान्या ने बुक भी ऐसी लिखी थी और साथ ही में वो उन सबसे अलग भी रहा करती थी। अब इन सब के बारे में वो अपनी बायोग्राफी लिखती है जिसके अंदर उसने काफी सारी चीजें अलग अलग लिखी थी। अपने भाई बहनों की थोड़ी बहुत बुराई भी लिख दी थी। साथ ही में ये भी लिखा था कि ये गलती उसकी नहीं है, ये सारी गलती उसके फादर की है क्योंकि उन्होंने उसे बिल्कुल अलग समझा था। बाकी सारे बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे और वो बिल्कुल ऑर्डिनरी थी, यानी कि सामान्य लड़की जिसके अंदर कोई भी सुपर नेचुरल पावर नहीं थी। इसी के कारण उसे हमेशा से सबसे अलग रखा जाता था और अलग रहने के कारण वो ऐसी ही बन गई। बुक पब्लिश होने के बाद में हम देखते हैं कि हर किसी ने उसकी बुक पढ़ी है। लूथर ने एक्सरसाइज करते टाइम, डिएगो ने चाकू चलाते टाइम, क्लाउस ने अपने रिहैब सेंटर के अंदर, और इसी के साथ में नंबर 5 ने फ्यूचर के अंदर वो फटी हुई बुक पढ़ी थी। और इसी के साथ इनके फादर सर हार्ग्रीव्स ने भी वान्या की इस बायोग्राफी को पढ़ा था। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट हो जाती है। वान्या अपनी म्यूजिक क्लास के लिए काफी ज्यादा लेट हो गई थी। सब प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन उसके लेट आने के कारण सारे लोग रुक जाते हैं। जब वो सर से माफी मांगती है तो उसके सर कहते हैं कि हमें तो पता भी नहीं चला कि तुम यहाँ पे आई भी हो। वान्या ये चीज हमेशा से फील करती थी कि उससे अच्छा गिटार उसके आगे बैठने वाली लड़की बजाती है। वो कोर्ड्स जो कि वान्या कभी नहीं बजा पाती, वो लड़की उन कोर्ड्स को बहुत अच्छी तरीके से प्ले कर पाती है। जिसके बाद सीन यहाँ पे लूथर और एलिसन पे शिफ्ट हो जाता है। एलिसन लूथर को एक क्लिप दिखाती है जो कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जिसके कारण वो भी चौंक गई थी। उस क्लिप के अंदर ये था कि इनके फादर सर हार्ग्रीव्स की मौत कैसे हुई। वो एक वक्त के लिए आराम से बैठे थे, उसके बाद में मॉम एंटर करती है, उनके हाथ में चाय या कॉफी थी और उसके कुछ ही सेकंड बाद में उनके फादर की डेथ हो जाती है। अगर देखा जाए तो एक तरीके से लग रहा था कि इनकी मॉम ने ही इनके फादर को मारा है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये फादर मर रहे थे लेकिन फिर भी मॉम ने कुछ नहीं किया, या फिर हो सकता है कि मॉम के हार्डवेयर के अंदर कुछ खराबी आ गई और उन्होंने इस बात पे रिएक्ट ही नहीं किया। लेकिन लूथर और एलिसन इस बात को मान चुके थे कि मॉम के अंदर कोई तो प्रॉब्लम आई है, हमें उनसे एक बार जाके खुद बात करनी चाहिए। एलिसन और लूथर मॉम के पास जा चुके थे। मॉम यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना ही रही थी तो यहाँ पे एलिसन और लूथर आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर ये मशीन गलत भी तो हो सकती है, फादर ने ये हमारी देखरेख के लिए बनाई थी और आखिर इतने साल हो चुके हैं। जिसके बाद ये मॉम से पूछते हैं कि आखिर फादर की जिस दिन डेथ हुई थी तो उस दिन आप कहाँ पे थी और आपके साथ में क्या हुआ था। लेकिन मॉम को ये चीजें ज्यादा कुछ याद नहीं थी। एलिसन जोर देती है और आगे की बातें पूछती जाती है तो मॉम बताती है कि मुझे यहाँ पे रहते हुए इतने साल हो गए हैं, तुम्हारे जाने के बाद भी कई सारी चीजें बदल गई है। इसके बाद में भी मॉम कुछ बोलने वाली थी लेकिन एकदम से बोलती बोलती चुप हो जाती है और पूरी की पूरी बात ही पलट देती है। एलिसन और लूथर बार बार में कोशिश करते हैं उनसे ये बात उगलवाने की, लेकिन मॉम थी जो इनके सामने कुछ नहीं बोलती और इन्हें ब्रेकफास्ट सर्व कर देती है। इसी के साथ सीन यहाँ पे मॉल के अंदर शिफ्ट हो जाता है। ये वही मॉल है जिसके अंदर कल रात नंबर 5 की हेजल और चाचा के साथ में फाइट हुई थी। पूरा मॉल बिखरा हुआ पड़ा था और ये डिटेक्टिव समझ गई थी कि यहाँ पे एक साथ में 3 जगह पे अटैक होना कोई नॉर्मल बात नहीं है, यानी कि शहर में जरूर कोई ना कोई तो गड़बड़ है। डिएगो इस वक्त भी यहीं पे था। डिटेक्टिव ये चीज मान चुकी थी कि शायद डिएगो उसकी इस केस के अंदर मदद कर सकता है। अब ये दोनों ही बुलेट्स के बारे में बात करने लगे थे। पता चलता है कि ये बुलेट्स कई सालों पुरानी है जो कि आज के टाइम पे तो मैन्युफैक्चर होती भी नहीं है। तो फिर आखिर ये बुलेट्स यहाँ पे आई कैसे, क्योंकि लास्ट क्राइम सीन पे भी यही बुलेट्स मिली थी। डिएगो कहता है कि मैं अपने सोर्स से पता करके तुम्हें जरूर बताता हूँ। डिटेक्टिव बताती है कि यहाँ पे 2 लोग तो थे जिन्होंने काफी अजीब सा मास्क पहन रखा था और इसी के साथ में वो आदमी जो कि कॉफी शॉप के अंदर था वो भी मारा गया है। जिसके बाद सीन यहाँ वान्या के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि वान्या वॉशरूम के अंदर थी और उसके सामने वही लड़की थी जो कि उसके आगे बैठी थी। वान्या उसकी तारीफ करती है और उसे कहती है कि तुम बहुत अच्छा वायलिन प्ले करती हो, लेकिन ये लड़की उल्टा वान्या की इंसल्ट कर देती है कि मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा प्ले करती हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रही हो। कोई मतलब नहीं होता है कि जब तुम इतनी बार प्रैक्टिस करो और उस चीज को ठीक भी नहीं कर सको। तुम्हें शायद ऐसी चीज ढूंढ लेनी चाहिए जिसके अंदर तुम बेहतर हो, या फिर ऐसा काम जिसके अंदर तुम माहिर हो। इतना सब कुछ सुनने के बाद वान्या एक बार फिर से काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाती है। जिसके बाद हमें गाइस चाचा और हेजल दिखाए जाते हैं। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ये दोनों ही कहीं ना कहीं घायल तो हुए हैं। जब ये दोनों अपने रूम पे लौटते हैं होटल के अंदर तो हमें दिखता है कि चाचा अपने हाथ को हेयर कलर से ठीक कर रही है। आखिर वो इतना गर्म होता है और अगर इंसानों की बॉडी पे लगेगा तो वो जरूर जल जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि चाचा या तो कोई इंसान है, कोई रोबोट है या कोई एलियन है। ये चीज तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगी। और साथ ही में हेजल जिसने लूथर जैसे इतने स्ट्रॉन्ग आदमी को भी नीचे गिरा दिया, इसका मतलब हेजल में कुछ न कुछ बात तो जरूर थी। इन दोनों के पास में एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आती है। वॉशरूम में जाके जब ये लोग उस लेटर को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इनकी कंपनी इनका पैसा काटने वाली है, इस चक्कर में कि इन्होंने नंबर 5 को आज भी नहीं मारा और अब तक इनके 2 दिन बर्बाद हो चुके हैं। जिसके बाद सीन यहाँ पे नंबर 5 पे शिफ्ट होता है। वो भी इस लड़ाई के अंदर थोड़ा बहुत घायल हुआ था, अपने आप को ठीक करके और अपनी डमी डॉलरस को लेके अम्ब्रेला अकेडमी मेंशन के पीछे के रास्ते से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन उसी समय हम क्लाउस को भी देखते हैं जो कि कचरे के डब्बे के अंदर बैठा था, और ऐसा इसलिए क्योंकि कल ही उसने काफी इंपॉर्टेंट बॉक्स के अंदर रखी हुई बुक को और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को फेंक दिया था जिन्हें वो अभी तक भी ढूंढ नहीं पा
पा रहा। नंबर 5 जब क्लाउस को ऐसे देखता है तो उसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं आता कि आखिर क्लाउस कचरे के डब्बे में कर क्या रहा है, और क्लाउस भी पूछना चाहता था कि आखिर नंबर 5 जा क्या रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से इस टॉपिक पे बात करते ही नहीं है। हमें पता चलता है कि नंबर 5 उसी कंपनी के बाहर आके खड़ा हो जाता है जो कि आई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। वहाँ से वो डॉक्टर निकलता है जिससे पहले भी नंबर 5 ने एड्रेस मांगा था। ये बंदा सीधा एक दूसरी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, जिसके बाद सीन या एलिसन और लूथर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। एलिसन और लूथर आपस में बात कर रहे थे कि आखिर एलिसन की लाइफ कैसे चल रही है, क्या उसके हस्बैंड ने उसके साथ में कुछ बुरा किया है या फिर वो अपनी बच्ची से दूर क्यों रहती है। तब पता चलता है कि एलिसन की बेटी जब 3 साल की थी तो एलिसन ने अपनी पावर्स का यूज उस पे किया था। एलिसन को इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा है। हालांकि बच्चे तंग करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी पावर से उसे मैनिपुलेट कर दे या फिर उसके अंदर कुछ भ्रम पैदा कर दे और वो बच्ची अपने आप में चुप हो जाए। एलिसन को लगा था कि उसने सिर्फ पहली बार इसे इस्तेमाल किया है और उसके बाद सिर्फ 2 या 3 बार, लेकिन एलिसन अपनी ही बच्ची के ऊपर पावर डेली इस्तेमाल करती थी, यानी अपनी पावर से उसे चुप करा देना या फिर अपनी कोई भी बात मनवा लेना। आगे जाके ये बात जरूर एलिसन के हस्बैंड यानी कि पैट्रिक को समझ में आ गई थी। इसी के कारण उसने एलिसन के ऊपर काफी सारे केस कर दिए और बच्ची की कस्टडी भी खुद ले ली। जिसके बाद हम वानिया को देखते हैं। वानिया काफी ज्यादा अकेली रहती थी। इसी के कारण अब जब उसे एक फ्रेंड मिल चुका था जिसका नाम लेनर्ड था, तो वो उसके पास जाने की कोशिश करती है। वो उसकी वुडन शॉप के बाहर खड़ी थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर तक जाए। वो वापस मुड़ के जाने ही वाली थी कि तभी लेनर्ड आके उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे अंदर आने के लिए इनवाइट करता है। शॉप सच में काफी ज्यादा सुंदर थी क्योंकि अंदर काफी सारे एंटीक आइटम पड़े थे। लेनर्ड का कहना था कि वो अपने फ्री टाइम के अंदर यही किया करता है, चाहे फ्री हो चाहे नहीं हो, लेकिन उसका मेन पैशन लकड़ियों के साथ में कारीगरी करना ही है। साथ ही में वो कुछ एंटिक्स को भी जमा करता है। वो वानिया को एक छोटा सा स्टैचू दिखाता है जो कि उसने कल रात बनाया था। एक लड़की जो कि वायलिन प्ले कर रही है, उसने ये वानिया के लिए ही बनाया था, या फिर हम कह सकते हैं कि वो वानिया से मोटिवेट होके उसके जैसा ही डमी बनाया था। ये दोनों टहलते टहलते बाहर तक आ जाते हैं, जहाँ पे लेनर्ड अब वानिया के साथ में काफी ज्यादा फ्रेंडली हो चुका था और वानिया का भी कहना था कि जितने मुझे मेरी फैमिली मेंबर्स नहीं जानते उतना ज्यादा तो मुझे तुम जानते हो। लेनर्ड वानिया से आज रात डिनर पे चलने के लिए पूछता है और इतने ही देर में यहाँ पे एलिसन आ जाती है। असल के अंदर एलिसन और लूथर के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि इनकी जो मॉम है उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है और उन्हें शायद बंद कर देना चाहिए या फिर उनसे सब कुछ पूछना चाहिए। इस चीज की इन्हें मीटिंग करनी थी, लेकिन बाकी भाई बहनों से पूछना भी जरूरी था। एलिसन वानिया के पास पहुंच जाती है और उसे पूछती है कि ये लड़का कौन है। तब वो बताती है कि नहीं बस ये तो मेरा स्टूडेंट है। लेनर्ड वहाँ से चला जाता है और इनके रात का डिनर भी कैंसिल हो जाता है। लेनर्ड के जाने के बाद में एलिसन वानिया से थोड़ा छेड़खानी करके पूछती है कि अच्छा बताओ जरा ये लड़का कौन था। तो वानिया कहती है इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वैसे भी इतने साल हो गए हैं, हम दोनों में कोई अटैचमेंट है नहीं। तब एलिसन बताती है कि मैं बस तुम्हें यहाँ पे रात के कन्वर्सेशन के लिए बुलाने आई हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं अब वानिया भी इस फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट होती जा रही थी। जिसके बाद सीन वापस से नंबर 5 पे शिफ्ट होता है। वो अभी भी उसी डॉक्टर का वेट कर रहा था कंपनी के बाहर खड़ा होके, और एकदम से वो खुद के पास्ट में चला जाता है जहाँ हर एक चीज तबाह हो रखी थी। और उसी टाइम मानो उसे लूथर आवाज दे रहा था। नंबर 5 ढूंढता है कि आखिर लूथर उसे कहाँ से आवाज दे रहा है, लेकिन जब वो होश में आता है तो उसे पता चलता है कि अभी भी वो प्रेजेंट टाइम के अंदर ही है और लूथर कार के बाहर खड़ा है। नंबर 5 का कहना था कि आखिर लूथर ने उसे ढूंढा कैसे। तब जब नंबर 5 पीछे मुड़ के देखता है तो उसे क्लाउस मिलता है जो कि डॉलरस के साथ में टाइम पास कर रहा था। अब क्लाउस को तो पता था कि आखिर नंबर 5 इसी कंपनी के बाहर काफी टाइम से घूम रहा है और उसका जरूर कोई ना कोई इस आंख से लेना देना है। तब लूथर पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, तुम क्या चीज ढूंढ रहे हो, हमसे बात तो करो। क्लाउस बीच में बहुत ज्यादा मस्तियां कर रहा था। इसी के कारण लूथर और नंबर 5 दोनों ही उसे गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद में नंबर 5 लूथर को ही कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मैं समझाना भी चाहूंगा लेकिन तुम नहीं समझोगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तब लूथर अपना लॉजिक बताता है कि कैसे वो मॉम से डिस्टर्ब है। उसे मॉम के ऊपर थोड़ा डाउट है कि उनके फादर को उसी ने ही मारा होगा, या फिर अगर नहीं भी मारा होगा तो उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इस सारी कन्वर्सेशन के लिए नंबर 5 का भी होना जरूरी है, लेकिन नंबर 5 का कहना था कि मैं ज्यादा बिजी हूँ, मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ। देखते ही देखते इन दोनों में बहस हो जाती है कि बचपन में भी नंबर 5 खुद को ज्यादा स्मार्ट समझता था और आज भी जब वो इतने सालों बाद आया है तो भी वो खुद को ज्यादा सुपीरियर समझता है। जिसके बाद हम वही डोनट शॉप देखते हैं जिसके अंदर अभी हेजल खड़ा था और इस लेडी से काफी सारी चीजें पूछ रहा था, मानो कि हेजल इस लेडी के काम को बहुत पसंद करता हो कि आखिर वो डोनट कैसे बनाती है, उसकी लाइफस्टाइल क्या है, वो क्या क्या काम करती है। जिसके बाद में अब यहाँ पे चाचा पहुंच जाती है जो कि वापस से उसी केस के बारे में पूछती है कि आखिर उस दिन तुम्हारे सामने कौन कौन बैठा था। ये लेडी फिर से रिपीट करती है कि उस दिन एक लड़का आया था जो कि उसका बेटा था, उन दोनों ने मुझसे ये चीजें ऑर्डर करवाई थी और आखिर मुझे ये चीजें कितनी बार रिपीट करनी पड़ेगी, और क्या तुम दोनों पुलिस वाले हो। तब चाचा और हेजल बात को पलटते हुए कहते हैं कि नहीं, हमें उस बच्चे के पेरेंट्स ने भेजा है। असल के अंदर बच्चे के पेरेंट्स काफी ज्यादा डरे हुए हैं, इसी कारण वो हर एक चीज पे नजर रखना चाहते हैं। अगर आपको कोई भी चीज पता चले तो हमें जरूर बताना, या फिर आपको उस बच्चे से जुड़ी हुई कोई भी बात याद है। तो वो लेडी बताती है कि हाँ, मैंने उस बच्चे के हाथ पे एक टैटू देखा था। हालांकि बच्चों के हाथ पे कोई टैटू नहीं बनवाता है, और साथ ही में वो चाचा और हेजल के कहने पे उसे ड्रॉ भी करके दिखा देती है, जिससे कि इन दोनों को ही अम्ब्रेला अकेडमी के घर का एड्रेस मिल जाता है। इसी के साथ में अब सारे भाई बहन अम्ब्रेला अकेडमी के मेंशन में इकट्ठा हो चुके थे और यहाँ पे बहस होना शुरू हो जाती है। एक तरफ लूथर और एलिसन थे जिन्हें ये बात श्योर हो चुकी थी कि इनकी मॉम ठीक नहीं है, उनके हार्डवेयर में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आई है, और आखिर वो एक मशीन है, मशीन आखिर कितने टाइम तक ठीक रह सकती है। ऊपर से
वो इतने सालों तक अकेली थी तो जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी। वहीं पे डिएगो का कहना था कि वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मॉम है, उन्हें बनाया ही इसलिए गया था ताकि वो हमारी देख रेख कर सके। आखिर इतने साल से उन्होंने हमारी देख रेख की है। डिएगो जब क्लाउस से पूछता है तो क्लाउस भी डिएगो की तरफ ही था कि मॉम बिल्कुल ठीक है। इवन वानिया भी डिएगो का ही साथ देती है। लेकिन अभी भी नंबर 5 नहीं आया था, इसका मतलब है कि अभी भी डिसीजन नहीं हुआ था। ये सारी बातें ऊपर खड़ा होकर पोगो भी सुन रहा था। डिएगो एकदम से अपने पास्ट में चला जाता है और वहाँ पे अपने मॉम की यादों को ताजा करने लगता है कि कैसे हर एक बच्चे को मॉम संभाला करती थी। जिस भी बच्चे की जो भी जरूरत हो मॉम आके वो पूरा किया करती थी। हर एक बच्चे को मोटिवेट किया करती थी और उनका सामान दिया करती थी। एक वक्त ऐसा था कि जब डिएगो को बोलना भी नहीं आता था तब मॉम ने ही, यानी कि वो एक जो भी रोबोट थी, उन्होंने ही डिएगो को बोलना सिखाया था। इसी के कारण डिएगो के दिल में मॉम की एक बहुत स्पेशल जगह है। जिसके बाद में डिएगो खुद अब अपनी मॉम से बात करने के लिए जाता है और उन्हें कहता है कि डैड ने आपके साथ में बहुत बुरा किया है। मुझे पता है अच्छी तरीके से कि उन्होंने आपके साथ में हमेशा ही बुरा सलूक किया है। उन्होंने बस आपको बना दिया था, इवन आपके लिए एक कमरा भी नहीं बनाया उन्होंने। मैं आपकी हर एक चीज फील कर सकता हूँ। असल के अंदर डिएगो बस ये बात उगलवाना चाहता था कि कहीं मॉम ने तो डैड को नहीं मारा, लेकिन मॉम ऐसी थी जो बस बातों के अंदर खोई हुई थी, अपने सामने की पेंटिंग्स देख रही थी और इतनी ज्यादा खो गई थी कि कुछ बात का रिप्लाई नहीं कर रही थी। डिएगो को भी कहीं ना कहीं तो लग रहा था कि मॉम में कोई ना कोई तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि वो पहले की जैसे आंसर्स नहीं कर रही है। इसी के कारण वो मॉम को वहीं पे बैठा के वहाँ से चला जाता है। सीन रात के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ पे हम नंबर 5 को देखते हैं। उसके सामने वही डॉक्टर जिसने की बताया था कि उस आई बॉल की सीरीज अभी तक बनी ही नहीं है। वो अपने हाथ में एक ब्रीफकेस लेके आता है, एक कार के अंदर रखता है और कार से एक लिफाफा मिलता है उसे, जो कि वो अपने साथ ले लेता है। नंबर 5 को इसी बात के बारे में पता लगाना था, इसी के कारण वो भी टेलीपोर्ट हो जाता है और उन्हीं के पास जाने लगता है। इसी के साथ हम हेजल और चाचा को देखते हैं जो कि अम्ब्रेला एकेडमी का पता ढूंढते हुए उनके मेंशन तक पहुंच जाते हैं। दोनों घर के अंदर जाते हैं और अलग अलग चीजों को देखने लगते हैं कि आखिर घर में कितने लोग हैं, कौन कौन कहाँ पे रहता है और आखिर सब लोग कर क्या रहे हैं। इसी के साथ हम क्लाउस को भी देखते हैं जो कि खुद को थोड़ा रिलैक्स करना चाहता था। इसी के कारण वो पानी के अंदर रहता था, लेकिन पानी के अंदर भी उसे सोल्स काफी ज्यादा परेशान करती है, या फिर हम कहें कि आत्माएं जो कि भूत बन चुकी है और क्लाउस के हमेशा इर्द गिर्द घूमती रहती थी। क्लाउस बाहर आ जाता है, पैनिक होकर गाने सुनने लगता है और स्मोक करने लगता है। उसे कुछ नहीं पता था कि आखिर बाहर क्या चल रहा है। इसी समय डिएगो उस कमरे से बाहर निकलता है जहाँ पे चाचा और हेजल उसके सामने खड़े थे। देखते ही देखते चाचा और हेजल पूरी तरीके से शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। डिएगो उनसे बचने की कोशिश करता है। यहाँ एक तरफ लूथर अकेला बैठा था बाहर उसी खिड़की के अंदर जहाँ पे एलिसन भी बैठा करती थी। एलिसन आके लूथर से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और अकेले क्यों बैठे हो। तब लूथर अपनी पुरानी बातें बताता है कि आखिर चांद किस तरीके से दिखाई देता था, वो कितना शांत था और यहाँ की चीजें कितनी ज्यादा भागदौड़ भरी है। लूथर को तकरीबन 4 साल हो गए थे और वो पिछले 4 सालों से चांद पे रहता था, लेकिन जब भी सूरज की एक भी किरण आती थी तो उसे खुद की अर्थ पे बहुत प्राउड होता था। और इसी समय इन दोनों को भी गोलियों चलने की आवाज आ जाती है। ये दोनों भी उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे डिएगो इस समय भाग रहा था। आपस में सभी की एक साथ में फाइट होती है। लूथर हेजल को संभालता है, वहीं पे एलिसन और डिएगो मिलके चाचा से फाइटिंग कर रहे थे। इन दोनों ने अभी भी मास्क लगा रखे थे और गोलियों की धनाधन बारिश कर रहे थे। हेजल के हाथ से बंदूक गिर जाती है, जिसके बाद में वो अपने हाथ में एक अलग ही तरीके का वेपन ले लेता है। इसी समय यहाँ पे वानिया की एंट्री होती है जो कि रात में बस ऐसे ही अपने घर वालों से मिलने के लिए आई थी और उसी समय एकदम से हेजल आके उस पर अटैक कर देता है। लेकिन अच्छा होता है कि लूथर आसपास ही था, लेकिन ये बात साफ पता चल रही थी चाचा और हेजल इन सारे भाई बहन जिनके पास में सुपर पावर्स थी उसके बावजूद भी ये लोग ही भारी पड़ रहे हैं। एलिसन, लूथर और डिएगो को भी समझ में आ गया था कि आखिर ये लोग कौन है और आज से पहले इतने स्ट्रॉन्ग लोगों का सामना इनसे हुआ क्यों नहीं। एक बहुत बड़ी फाइट होने के बाद में चाचा और हेजल दोनों अलग अलग हो जाते हैं। वानिया बेचारी डर के मारे छुप गई थी, लेकिन अभी भी हेजल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। एक वक्त ऐसा आता है कि जब हेजल वानिया को ढूंढ चुका था और लूथर कहता है कि भागो यहाँ से। उसी समय चाचा भी यहाँ से भाग रही थी और जाने से पहले वो एक बहुत बड़ा झूमर वानिया के ऊपर गिरा देती है जहाँ पे एलिसन भी खड़ी थी। लूथर इन दोनों को ही धक्का देता है और वो बड़ा सा झूमर लूथर के ऊपर आके गिरता है। चाचा और हेजल तो भाग चुके थे, लेकिन लूथर की पूरी बॉडी इन लोगों के सामने आ चुकी थी, जो कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाई दे रहा था। उसकी पूरी बॉडी जानवरों की जैसी हो गई थी, इंसानों की जैसा उसमें कुछ भी नहीं था। सारे भाई बहन दंग हो जाते और वहीं पे खड़े हो जाते हैं। एलिसन आके वानिया को संभालती है कि तुम ठीक तो हो ना, और डिएगो को विश्वास नहीं होता कि आखिर घर में इतनी सारी गोलीबारी हो गई, लेकिन फिर भी मॉम ने कुछ नहीं किया, जबकि उन्हें बनाया ही सेफ्टी के लिए गया था। डिएगो भागता है अपनी मॉम के पास में और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम स्टिचिंग कर रही है, लेकिन सुई उनके हाथ से आर पार होके जा रही है। डिएगो समझ चुका था कि अब उसकी मॉम का हार्डवेयर सच में खराब हो गया है और उन्हें इस समय स्टार्ट नहीं रहना चाहिए। डिएगो अपने दिल के ऊपर पत्थर रखता है और अपने मॉम के हाथ की स्किन हटा के उसके अंदर जो मेन मालवेयर सिस्टम था उसे ऑफ कर देता है। कुछ ही देर के अंदर डिएगो की मॉम डिएगो डिएगो बोलते बोलते बंद हो जाती है, जिसके बाद वानिया और एलिसन भी बात करते हैं और इन दोनों को ही नहीं पता था कि लूथर की बॉडी इस तरीके से हो गई होगी। लेकिन आखिर वो कौन लोग थे जो कि इनको मारना चाहते थे। जो भी लोग थे जिंदा बच गए हैं और शायद वापस जरूर आएंगे। इसी के साथ में लूथर खुद का मुंह छुपाते हुए सीधा कमरे में चला जाता है, मानो कि वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो रहा था। वानिया भी परेशान थी, जो कि खुद को रिलैक्स करने के लिए सीधा लेनर्ड के घर पे पहुंच जाती है। काफी रात हो रही थी तो लेनर्ड पूछता है कि आखिर तुम यहाँ कैसे आई। वानिया कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कहाँ जाऊँ, इसी कारण मैं यहाँ पे आ गई। इसी के साथ हम चाचा और
हेजल को देखते हैं जिनका आज का दिन भी ऑलमोस्ट बर्बाद ही था, क्योंकि नंबर 5 को ये लोग अभी भी ढूंढ नहीं पाए। तब हेजल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आज का दिन बर्बाद था, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। हेजल सीधा बाहर आता है, चाचा को लेके गाड़ी ओपन करता है और डिक्की के अंदर हम लोगों को क्या मिलता है, क्लाउस, जो कि इस पूरे फाइट सीन के अंदर मस्त बैठ के गाने सुन रहा था। उसी को हेजल उठा के गाड़ी में पैक करके यहाँ ले आता है। तो अब क्लाउस के साथ क्या होगा ये तो गाइस हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।